अध्याय 8 स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। सबसे पहला सवाल ये है कि स्थानीय स्वशासन क्या है ना? ये सवाल आ सकता है पेपर में। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? अब देखिए यहाँ पर ये दो शब्द है, स्थानीय और स्वशासन। स्थानीय का मतलब क्या होता है? लोकल। स्थानीय का मतलब होता है लोकल, ठीक है। और स्वशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और शासन। स्व मतलब खुद से, खुद से। शासन मतलब सभी जानते हैं, शासन मतलब शासन, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये खुद से शासन करना, खुद के माध्यम से शासन करना। किसी लोकल एरिया में जब खुद के माध्यम से शासन किया जाता है, इसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इंग्लिश में ये लोकल, ये सेल्फ, ये गवर्नमेंट कहलाता है। लोकल खुद से मतलब सेल्फ, सेल्फ और शासन मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन यहाँ दो शब्द हैं। पहला है स्थानीय, स्थानीय मतलब लोकल, अपना आसपास का लोकल एरिया, है ना। और स्वशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व मतलब खुद से और शासन मतलब शासन, ठीक है। खुद से मतलब सेल्फ और शासन का मतलब होता है गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जहाँ पर लोकल लोग वहाँ खुद से शासन करते हैं, वहाँ कोई सरकार नहीं होता है, उसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अब देखिए क्या है, दो प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। एक होता है हमारा केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अब जनता को किस चीज की जरूरत है वो ये नहीं जानती है और न ही इसको पता होता है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं और कहीं पर भी जाते हैं लोग ना, तो उसके जाने से एक हफ्ता पहले पूरा एकदम तैयारी हो जाता है। वहाँ पे झाड़ू लग जाता है, सड़क के किनारे गमला लग जाता है ना, हर जगह कारपेट बिछ जाता है लाल कलर का। तो इन लोग को उतनी जानकारी नहीं होती कि जनता वास्तव में कैसे जी रही है और उसको किस चीज की जरूरत है। इसी कारण महात्मा गांधी शुरू से कहते थे कि शासन केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए, बल्कि शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब शासन की शक्तियों को लोकल लोगों में बांट देना चाहिए। चलो थोड़ा सा शक्ति तुम भी रखो, तुम भी शासन करो, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? गांधी जी का राम राज्य कहा गया, या तो फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये गांधी जी का सबसे पहला ये सोच किसके दिमाग में आया था? गांधी जी के दिमाग में। इसी कारण इसको गांधी जी का राम राज्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो केंद्र सरकार होता है और जो राज्य सरकार होता है, उसको लोकल जो जनता है उसको क्या समस्या है, किन चीजों की जरूरत है, वो उसको नहीं पता है। उसके बारे में जानकारी किसको होगी? वही उनके बीच में जो रहता है उनको जानकारी होगी। तो वही उनके बीच के किसी व्यक्ति को अगर हम पार्षद बना देते हैं या महापौर बना देते हैं, सरपंच बना देते हैं, तो वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से शासन करेंगे, क्योंकि वो वहीं के लोग हैं, उनको पता है यहाँ किस चीज की जरूरत है और उस काम को कैसे करना है। नहीं तो बड़े लेवल पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से अगर काम किया जाए ना, तो सब गड़बड़ होगा। जैसे कि कई प्रकार की योजनाएं चलती है, लेकिन उस योजना का लाभ जो है गरीब जनता तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे हमारे ये एरिया में देखते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर दूर दूर से लोग कमाने खाने के लिए आए हैं और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अब आयुष्मान कार्ड यहाँ के जो लोकल सबके पास जो जमीन है उन लोग का बन गया है, लेकिन जो कमाने खाने के लिए आए हैं उन लोग के पास आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। बनाने जाते हैं तो क्या बोलेंगे कि भाई पहले तुम्हारा बताओ बीपीएल कार्ड है कि नहीं है, तुम्हारा वोटर आईडी में नाम है कि नहीं है। वो बेचारा कमाने खाने के लिए आया अपने एरिया को छोड़ के, उसके पास कहाँ से होगा? जो है वो गाँव में है उसका, तो गांव में जाओ बनाओ। तो यहाँ का अपना रोजी रोटी छोड़ के वो गांव में बनवाने के लिए जाएगा, तब तक क्या खाएगा फिर वो? क्योंकि वो कमाता है तब खाता है वो। तो ये स्थिति है। तो मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से अगर काम किया जाए ना, तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती है। जनता को किस चीज की जरूरत है और उस काम को कैसे करना है, ये सारी जानकारी वही जनता के बीच में जो लोग रह रहे हैं उनको पता है। अगर उन्हीं को सरकार में ला लिया जाए, पार्षद या महापौर या सरपंच बना दिया जाए, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे। और इसी कारण क्या आया? स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट आया।
कब आया स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट जो है, ये आया था 1993 में। 1993 में हमारे संविधान में 73वां नंबर का और 74वां नंबर का दोस्तों संविधान में संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन मतलब बदलाव संविधान में, अंग्रेजी में आप बोलेंगे अमेंडमेंट। तो 73वां नंबर का जो संशोधन हुआ, इसमें यह कहा गया कि सभी ग्रामीण इलाकों के लिए क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। सभी ग्रामीण इलाकों के लिए, सभी ग्रामीण इलाकों के लिए ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा। और सभी नगरीय क्षेत्र के लिए, नगर के लिए है ना, नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय निकाय होगा, नगरीय निकाय होगा सभी नगरीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि ये ग्राम पंचायत में ये नगरीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम वगैरह है, यहाँ पर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लोग नहीं होते, वहीं के लोकल लोग चुनाव लड़ते हैं और वहीं के लोग वहां पर काम करते हैं। क्लियर है? तो एक बार और देखिए, स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन में दो शब्द हैं, स्थानीय और स्वशासन। स्थानीय का मतलब होता है लोकल, मतलब उसी एरिया का। स्वशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व मतलब खुद से और शासन मतलब शासन। खुद से मतलब सेल्फ, शासन मतलब गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जहां स्थानीय लोगों के द्वारा खुद से शासन किया जाता है, इसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, तो ये स्थानीय स्वशासन की जरूरत क्यों पड़ी? गांधी जी का ये सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, है ना, कि हमारे देश में आजादी के बाद क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से शासन न हो करके शासन की जो शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए। शासन की शक्तियों को बांट देना चाहिए, वहीं के लोगों को दे देना चाहिए कि तुम अपने एरिया में खुद शासन करो, क्योंकि तुमको ज्यादा अच्छे से पता है कि तुम्हारे एरिया में किस चीज की जरूरत है। तो गांधी जी के इसी कॉन्सेप्ट को, गांधी जी का जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट था, इसी को ध्यान में रखते हुए 1993 में संविधान में दो बदलाव किया गया। 73वां संविधान संशोधन है ना, पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज वगैरह का गठन होगा, और 74वां संविधान संशोधन के तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय का गठन किया जाएगा, और वहां पर कोई बाहरी आदमी नहीं होगा, वहीं के लोकल व्यक्ति को चुना जाएगा, और वहीं का लोकल व्यक्ति क्या करेगा, फिर वहां शासन करने में सरकार की मदद करेगा। ठीक है, ये है हमारा स्थानीय स्वशासन। चलो एक बार देख लो इसको अच्छे से। अब देखो इसमें है ना, अब देखो हमें क्या करना है, पंचायती राज चुनाव लड़ना है या तो फिर नगरीय निकाय का चुनाव लड़ना है ना। हमें स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमको शामिल होना है। तो ये पेपर में सवाल पूछ सकता है उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र मिनिमम हमारी होनी चाहिए 25 साल, है ना। पार्षद चुनाव लड़ना है या सरपंच चुनाव लड़ना है, पंच महापौर वगैरह, तो स्थानीय निकाय में शामिल होने के लिए हमारा मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज होना चाहिए 25 साल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें ये बलवंत राय मेहता समिति क्या है ना, कब आया, और बलवंत राय मेहता समिति का क्या रिपोर्ट था, ये सवाल पूछ सकता है। बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित सवाल पूछ सकता है, इसको ध्यान देना सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बलवंत राय मेहता वाला। बलवंत राय मेहता समिति क्या है, कब आया था, और इसके रिपोर्ट में क्या था। ठीक है, तो यहाँ देखिए बलवंत राय मेहता। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1956 में सरकार ने कुछ लोगों का एक समिति बनाया था, और उस समिति का अध्यक्ष बना दिया था बलवंत राय मेहता को। इसी कारण इस समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति पड़ा।
और इस समिति का काम क्या था कि अब हमारे देश में क्या करना है, पंचायती राज का गठन करना है। लेकिन ये जो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लाएंगे हर गांव में, वो कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पंच होगा कि नहीं होगा, सरपंच होगा, कितने साल के लिए होगा, है ना, और इसके सरपंच के ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, कौन अधिकारी कर्मचारी लोग होंगे, कौन जनप्रतिनिधि लोग होंगे, कहाँ पर वो लोग काम करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाने का जो जिम्मेदारी है वो इस समिति को दे दिया गया है कि भाई तुम पूरा काम करो पंचायती राज पर, और हमें ये बताओ कि पंचायती राज व्यवस्था जो पूरे देश में हम लोग लाएंगे वो कैसे होनी चाहिए, उसकी संरचना, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी दे दिया था बलवंत राय मेहता समिति को, और उस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, और ये कब आया था, 1956 में। फिर बलवंत राय मेहता समिति ने 1 साल बाद अपना रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था आनी चाहिए, इससे देश का विकास होगा, क्योंकि लोकल वहीं के लोगों के द्वारा जब शासन किया जाएगा तो बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर काम होना चालू हो जाएगा। हम लोग इतने बड़े बड़े सरकारी पद पर बैठे हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के माध्यम से जब काम कराते हैं तो काम लेट होता है और महंगा खर्च है ना, खर्च ज्यादा होता है उसमें। वहीं के लोकल लोगों के द्वारा अगर शासन किया जाए तो ज्यादा बेटर तरीके से काम हो सकता है। तो पंचायती राज पूरे देश में होना चाहिए, और ये पंचायती राज का जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहला है ना, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। ग्राम लेवल पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए। और बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला करके क्या है, ब्लॉक लेवल पर है ना, खंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पर क्या होना चाहिए, जनपद है ना, जनपद समिति होना चाहिए। जनपद समिति होना चाहिए। और बहुत सारे खंड मतलब ब्लॉक को मिला करके एक जिला बनता है, तो जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना, डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पर जिला परिषद होना चाहिए, जिला परिषद। तो ये क्या कहलाया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसमें क्या होता है, पूरे राज्य में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं, और इसी ग्राम पंचायतों को मिला के है ना, इसी ग्राम पंचायतों को मिला करके जनपद समिति बनाया जाता है, और ये जनपद समिति को मिला करके जिला परिषद बनाया जाता है। ठीक है, इसी को मिला करके जो है जिला परिषद बनाया जाता है। ये स्थिति। तो भाई जितना गांव होगा उतना ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, जैसे कई गांव का क्या है, जनसंख्या कम होता है तो 2-3 गांवों को मिला करके इसको ग्राम पंचायत बना देते हैं, तो इसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। और बहुत सारे ग्राम पंचायत 10-10, 15-15 जैसे कुछ ग्राम पंचायत को मिला करके एक जनपद समिति बना दिया है ना, तो यहाँ पर जनपद समिति की संख्या थोड़ी कम होगी। और ये जितनी भी जनपद समितियां हैं इसको 10-10 का ग्रुप बना करके क्या कर दिया, एक को जिला में बना दिया, जिला बना दिया। तो ये हो गया भाई, तो ये हो गया हमारा क्या, जिला परिषद। जिला परिषद सबसे ऊपर कौन होता है, जिला परिषद, और सबसे नीचे कौन होता है, ग्राम पंचायत है ना। ऑर्डर कौन लोग देते हैं, जिला परिषद के लोग, और काम कौन लोग करते हैं, ग्राम पंचायत के लोग। ये स्थिति है बलवंत राय मेहता समिति। इसको एक बार और देख लीजिए। बलवंत राय मेहता है ना, 1956 में पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था आनी चाहिए, ये विचार आने लगा। और ये विचार आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो ये विचार आने के बाद उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था आनी चाहिए, लेकिन ये कैसे होगी, इसकी रूपरेखा। इस पर काम करने के लिए कुछ लोगों का एक टीम बना दिया, और उस टीम का लीडर बना दिया बलवंत राय मेहता को। इसी कारण वो जो टीम है वो क्या कह रहा है, बलवंत राय मेहता का टीम, मतलब बलवंत राय मेहता समिति कहला है। 1956 में आया था, याद रखना, इसको पूछ सकता है ना। और बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, इससे विकास होगा,
है ना। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 3 स्तर पर होना चाहिए, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। कुछ गांवों को मिला करके जनसंख्या ज्यादा है तो कम है ना, 1 या 2 गांव, और जनसंख्या कम है तो 3 या 4 गांव को मिला करके ग्राम पंचायत बना देंगे, बहुत सारा बन जाएगा। ग्राम पंचायत लगभग छत्तीसगढ़ में है ना बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं, 10,000 से ज्यादा। लेकिन बहुत सारे ग्राम पंचायतों को ग्रुप बना के ना 5 ग्राम पंचायत 10 ग्राम पंचायत, 15 ग्राम पंचायत, ऐसे ग्राम पंचायतों का ग्रुप बना के उसको एक जनपद समिति का दर्जा दिया गया और उसका अलग से ऑफिस बना दिया गया जनपद, है ना। और जनपद पंचायतों को मिला करके फिर जिला परिषद बनाया गया। तो ये ग्राम पंचायत का क्या है, सबसे ऊंचा विभाग है ना, एक प्रकार से बोल सकते हैं। और ये ग्राउंड लेवल का सबसे छोटा विभाग है। यहाँ से आदेश जारी होता है और यहाँ पर क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन होता है, हेड सरपंच, और यहाँ पर हेड कौन होता है, जनपद अध्यक्ष, और यहाँ पर हेड कौन होता है, जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष क्लियर है। चलो ये देख लो इसको एक बार, फिर आगे बता। हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, है ना। हमारा अगला टॉपिक है स्थानीय स्वशासन की संरचना को समझाइए। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है सवाल। स्थानीय स्वशासन है ना, ये लिखा हुआ है कि संरचना। ठीक है, समझिए अब इसको, स्थानीय स्वशासन की संरचना। देखो भाई, स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल एरिया 2 प्रकार का होता है, एक ग्रामीण एरिया होता है, एक शहरी एरिया होता है, और दोनों जगह अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था काम करती है ना। एक हो गया ग्रामीण एरिया, जिसको रूरल एरिया भी बोलते हैं, ग्रामीण, और एक हो गया अर्बन एरिया, है ना, या शहरी। शहरी तो ग्रामीण एरिया के लिए ग्राम पंचायत व्यवस्था है ना, पंचायती राज व्यवस्था है, और यहाँ पर ग्रामीण एरिया के लिए पंचायती राज व्यवस्था। और यहाँ पर क्या है, शहरी क्षेत्र के लिए नगरीय निकाय व्यवस्था है। शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय व्यवस्था है। ठीक है, अब इसकी संरचना को हम ध्यान से देखते हैं। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें क्या है, पहले भी हम लोग अभी बात किए हैं इसके बारे में। यहाँ पर क्या होता है, सभी गांवों में जनसंख्या के आधार पर कुछ गांवों को मिला करके क्या किया जाता है, ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में कौन हेड होता है, सरपंच, और सरपंच के सहयोगी के रूप में कौन होता है, पंच। ठीक है, और बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला करके जनपद पंचायत बनाया जाता है, जनपद समिति। और जनपद समिति का हेड कौन होता है, जनपद समिति का अध्यक्ष, और इसके सहयोग के लिए कौन होते हैं, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य। इसके सहयोग के लिए और होते हैं उपाध्यक्ष और इसके सदस्य। ठीक है, अब देखिए, जनपद समिति को मिला करके क्या बनाया गया है, जिला परिषद। जिला परिषद है ना। ये जो जिला परिषद है, इसका हेड कौन होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष। जिला परिषद का अध्यक्ष है, और इसके सहयोग के लिए कौन होते हैं, उपाध्यक्ष
और सदस्य। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया ग्रामीण क्षेत्र का पंचायती राज व्यवस्था का स्ट्रक्चर, एकदम है ना सिंपल तरीके से। अभी हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र का जो नगरीय निकाय है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि क्या है, ग्राम पंचायत मिलकर के जनपद समिति बनता है और जनपद समिति मिलकर के जिला परिषद बनता है ना, वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक ही होता है। देखो यहाँ पर क्या है ना, पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है हमारा यहाँ पे नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका और एक होता है नगर निगम। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ऐसा नहीं है कि जैसे ग्राम पंचायत मिलके जनपद बनता है, जनपद मिलके जिला परिषद बनता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है कि नगर पंचायत मिलके नगर पालिका बनेगा, नगर पालिका मिलके नगर निगम बनेगा, ऐसा नहीं। जनसंख्या के आधार पर, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है और वहाँ पर वो एरिया ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग जो है ग्रामीण कार्य कर रहे हैं, कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उनको नगर पंचायत कहा जाता है। नगरीय एरिया है, वो नगर में आता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है वहाँ, अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है शहर के रूप में, तो उसको नगर पंचायत के रूप में रखते हैं। जैसे हमारा उरपुरा क्या था, पहले नगर पंचायत में आता था। ग्रामीण एरिया, उरपुरा को देख लो कैसा होता है ना, उरपुरा मतलब कैसा है, तो ग्रामीण एरिया जैसे है। बहुत सारे कुछ लोग हैं खेती किसानी भी करते हैं वहाँ पर, तो ये क्या है, एकदम शहर जैसा माहौल नहीं लगता वहाँ जाने पर। तो ऐसा कुछ इलाका है ना, अभी तो नगर निगम में आ गया है, वो भी बिरगांव नगर निगम में आता है, लेकिन ऐसा टाइप का कुछ क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र जैसा वहाँ का माहौल है, पूरा जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है, कृषि कार्य में लगे हुए हैं बहुत सारे लोग, तो उसको नगर पंचायत के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगती है तो उस इलाके को नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है ना। जैसे सन 2010 हमारा जो बिरगांव था उसको नगर पालिका बनाया गया था, है ना, नगर पालिका। तो ये क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है उसके बाद उसको नगर पालिका घोषित किया जाता है और उसके बाद फिर जनसंख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको नगर निगम घोषित किया जाता है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम घोषित किया जाता है उसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये मिलके ये बन रहा है, ये मिलके ये बन रहा है। पूरे शहरी क्षेत्र को देखेंगे, यहाँ की जनसंख्या कम है उसको नगर पंचायत बनाओ, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है इसको नगर निगम बनाओ, यहाँ मीडियम है थोड़ा सा इसको नगर पालिका बना दो। इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है ना। जनसंख्या के आधार पर किसी एरिया को नगर पंचायत, तो किसी को नगर पालिका, तो किसी को नगर निगम बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये त्रिस्तरीय है पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन ये त्रिस्तरीय नहीं है, ये तो इसका 3 प्रकार है, इसका 3 प्रकार है। कोई भी गांव जिला परिषद में नहीं आता है, जनपद समिति में नहीं आता है, वो ग्राम पंचायत में आता है। उसका ग्राम पंचायत फिर जनपद समिति का हिस्सा होता है और उसका जनपद समिति जिला परिषद का हिस्सा होता है। जैसे रायपुर में कोई गांव होगा है ना, तो वो किसी जनपद समिति का हिस्सा होगा और वो जनपद समिति जो है रायपुर जिला परिषद का हिस्सा होगी। मेरा जो गांव है वहां पर है ना, वो जो मेरा गांव है एक छोटा सा है ना, एक छोटा सा गांव है मेरा, बटोरा है ना, गांव का नाम है। अब वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, ज्यादा लोग नहीं रहते वहाँ पर, वहाँ की जनसंख्या नहीं है, बहुत कम है। तो वहाँ 3 गांव को मिला करके, एक गांव है कुलिया, एक बटोरा, एक बिरोड़ा, ये 3 गांव को मिला दिया गया है और यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, इसी कारण यहाँ के नाम पर इस तीनों का नाम पड़ गया है क्या, कुलिया ग्राम पंचायत। तो मेरे गांव का नाम बटोरा है लेकिन ग्राम पंचायत क्या लिखता हूँ मैं, कुलिया ग्राम पंचायत, क्योंकि ये तीनों एक ही ग्राम पंचायत में आते हैं, कुलिया ग्राम पंचायत में। अब ये जो है ना, ये किस में आता है, बागबाहरा जनपद में, है ना। बहुत सारे वहां पर ग्राम पंचायत है और सभी किस में आते हैं, बागबाहरा जनपद में। और जितने भी वहाँ ग्राम पंचायत है, जितने भी जनपद समिति है वहां पर, वो सब कहाँ है, महासमुंद जिला में है। तो महासमुंद जिला परिषद में आएगा वो, महासमुंद जिला परिषद। रायपुर में तो नहीं आएगा वो,
महासमुंद जिला परिषद में, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हम लोग अभी यहाँ मेरा घर है बिरगांव नगर निगम में, तो बिरगांव नगर निगम, रायपुर नगर निगम का और यहाँ आसपास कोई अगर पंचायत वो है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, इसका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बिरगांव नगर निगम अपने आप में अलग है, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से अलग काम करता है। रायपुर नगर निगम अलग है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र काम करता है। और कहीं नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वो भी अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपने लिए स्वतंत्र काम करते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है नगर पंचायत नगर पालिका के अंडर में होगा, ये इसके अंडर में होगा। ये तीनों क्या है, प्रकार है नगरीय निकाय के, ठीक है। तो अगर पंचायती राज को बोले तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन अगर नगरीय निकाय को बोले तो ये त्रिस्तरीय नहीं है, ये इसका क्या है, 3 प्रकार है। क्लियर है। नगर निगम अगर अभी हम देखते हैं तो कितने नगर निगम है, 14 नगर निगम अभी चुनाव हुआ है, और है ना सब जगह हमारे यहाँ 14 नगर निगम का चुनाव में जैसे हम लोग देखते हैं तो 14 जगह पूरा कांग्रेस का महापौर बना है, पूरा 14 जगह कांग्रेस का महापौर बना है छत्तीसगढ़ में। मतलब कांग्रेस का बहुत मतलब दबदबा हो गया है ना, हर जगह कांग्रेस आ गई। ठीक है, चलो ये अच्छा भी है, क्योंकि किसी भी सरकार, अगर कोई भी सरकार आ रहा है तो वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे एक मनमोहन सिंह का सरकार था, है ना, तो वो क्या था मनमोहन सिंह के सरकार में कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाता था, क्योंकि कुछ लोग बीजेपी के भी थे और कुछ लोग कांग्रेस के भी थे। लेकिन अभी मोदी का सरकार है केंद्र में, लेकिन वहां पर देखो अपोजिशन में तो कोई है ही नहीं, इतने बुरी तरीके से हारे हैं कांग्रेस के लोग कि वहां पर जो है नेता प्रतिपक्ष का भी पद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भाई कम से कम क्या है, तुम लोग 10% सीट लाओगे, 10% सीट में जीतोगे तब नेता प्रतिपक्ष बनोगे, वो 10% भी नहीं ला पाए। मतलब पूरा मोदी सरकार लोकसभा में बैठा रहता है, एक बार जो काम एक बार बोल दिया मोदी वो होकर रहेगा, क्योंकि उसका विरोध करने वाला ही कोई नहीं है। तो वैसे ही हमारे यहाँ राज्य में क्या है, कांग्रेस है ना, लगभग 68 से 70 सीट, 90 विधानसभा सीट है ना, उसमें 68 से 70 सीट में कौन आ गया है, कांग्रेस। तो यहाँ पर कोई विरोध में है ही नहीं, यहाँ पर तो विरोधी पार्टी में यहाँ पर कोई है नहीं है, विरोधी पार्टी में ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनका कोई दबदबा नहीं है, बहुत कम सीट से जीते हैं वो लोग, क्या तो उसका कोई मायने नहीं रखता है, तो कोई महत्व नहीं है। तो चलो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि जब कोई सरकार बहुमत से आती है तो उसको काम करने का मौका मिलता है एकदम अपने हिसाब से अच्छे तरीके से, और जब कोई सरकार बहुमत से नहीं आती है तो वो कुछ भी काम करे, सामने वाला हारने वाला पार्टी उसके काम में बिल्कुल अड़ंगा डालेगा, वो करने ही नहीं देता काम, चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे। हर पार्टी अच्छा ही काम करना चाहती है ताकि अगले समय फिर से जीत सके वो, लेकिन हारी हुई पार्टी उसको काम नहीं करने देती। इसी कारण कोई भी सरकार आ रहा है तो वो पूरी बहुमत से आए तो ज्यादा अच्छा तरीके से काम होता है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस का सरकार फुल बहुमत के साथ आया है, राज्य सरकार भी और स्थानीय सरकार भी देखो सभी तरफ कांग्रेस का ही महापौर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया, चलो इसको एक बार देखिए, इसके बाद में आगे बताता हूँ। ठीक है, क्लियर है। स्थानीय स्वशासन की संरचना, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी 2 प्रकार के क्षेत्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था हुआ है और शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय निकाय व्यवस्था हुआ है ना। ये कौन सा हुआ है, 73वां संविधान संशोधन के तहत, और ये 74वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इसमें क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और सभी ग्राम पंचायत को मिला करके जनपद समिति और सभी जनपद समिति को मिला करके जिला परिषद, जिला परिषद। हमारे यहाँ 27 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, तो 27 को जिला परिषद है। रायपुर जिला परिषद, महासमुंद जिला परिषद, धमतरी जिला परिषद, बालोद जिला परिषद, बेमेतरा, महासमुंद। ठीक है, ये है। अब अगर हम शहरी क्षेत्र में आते हैं तो नगर पंचायत, जहाँ की जनसंख्या कम है और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका है ना। पहले वो ग्राम पंचायत था तो उसको अचानक से नगर निगम नहीं बना सकते, तो उसको पहले नगर पंचायत बनाते हैं। फिर वो जैसे जैसे डेवलप होते जाता है, उसका शहरीकरण होते जाता है और वहाँ की जनसंख्या बढ़ते जाती है, तो उसको फिर नगर पालिका बनाया जाता है, और नगर पालिका बनाने के बाद फिर उसको नगर निगम बनाया जाता है। जैसे हमारा बिरगांव पहले क्या था,
नगर पंचायत था, है ना, पूरा वाला इलाका ये पूरा हम लोग का नगर पंचायत आता था। फिर 2010 के आसपास ये नगर पालिका बन गया है, नगर पालिका। तो यहाँ अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन पहला अध्यक्ष बनाए थे, उसी अध्यक्ष हुआ करता था इस समय। उसके बाद बहुत कोशिश किया, फिर नगर निगम के समय महापौर बन गए, नहीं हो पाया। तो अभी क्या है, उसी का जो भाई है नंदलाल देवांगन, वो भी महापौर बन गया। सभापति वाले कृपा राम निषाद उर्ला एरिया का है शायद, सभापति कृपा राम निषाद बनाया गया। 40 वार्ड है, 40 पार्षद। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें क्या होता था, हम पार्षद चुनते थे और महापौर भी चुनते थे, लेकिन जब आदमी पार्षद को चुनता था तो अच्छा आदमी देख के वोट देता था, हाँ ये अच्छा आदमी है, इसको वोट देना चाहिए। लेकिन जब महापौर या बड़े पद के लोगों को चुनने की बात आती थी ना, तो मोदी आ जाता था दिमाग में, मोदी, है ना, और वो बीजेपी को वोट दे देता था, क्योंकि मोदी का मतलब बहुत अच्छा प्रभाव है पूरे देश में और बहुत बड़ा नेता है वो। तो मोदी को सोच करके, जैसे कि हमारे यहाँ देखो, हमारे ये एरिया में विधायक के लिए चुन लिया सत्यनारायण शर्मा, लेकिन सांसद चुनने का बारी आया तो कुछ नहीं देखे, अच्छा आदमी है बुरा आदमी है कुछ नहीं देखना है, सांसद मतलब लोकसभा में जाएगा और सुनील सोनी को चुनना है क्योंकि वो बीजेपी है। तो मोदी को देखते हुए सुनील सोनी को चुन लिया गया। लोकसभा हमारे यहाँ ना 11 लोग लोकसभा और 5 लोग राज्यसभा में जाते हैं, है ना, टोटल 16 लोग हैं सांसद हमारे छत्तीसगढ़ में। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वैसे ही पिछले समय हुआ था, पूरे पार्षद कांग्रेस थे, लेकिन महापौर जो थी वो बीजेपी के थी, इस कारण तालमेल नहीं बैठता था अंबिका यादव और बाकी के जो पार्षद हैं उनके फेस नहीं आ रहा था। तो ठीक, कोई बात नहीं है ना, जो बोल रहा हूँ वो आना चाहिए और यहाँ पर ये लिखा है वो आना चाहिए ना। मैं यहाँ पर मतलब कोई पिक्चर थोड़ी बना रही हूँ, मैं हीरो हूँ, मेरा फेस आना चाहिए, मेरा फेस आना चाहिए और गुंडे का फेस आना चाहिए। गुंडा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और कौन गुंडा है यहाँ पर? तो गुंडा जैसे ऐसी कर दिया। तिरंगा पिक्चर देखा ना, तिरंगा पिक्चर कौन है विलन के रोल में, कौन होता है तिरंगा पिक्चर में? गेंदा स्वामी। सकल मिलान कैसे दिखता है? चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। तो इस समय परिवर्तन किया, अरे भाई ऐसे में तो काम नहीं हो पाएगा। पार्षद जनता जो है अपने हिसाब से सरकार चुन रही है, जनता जो मन कर रहा है ना, जो अच्छा लग रहा है उसको वो लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन बड़े पद पर बीजेपी और छोटे पद पर कांग्रेस आ जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि काम करने वाले कौन है, बातें नहीं करो, काम करने वाले कौन है, कांग्रेस के जो पार्षद बने हैं, और ऑर्डर देने वाले कौन है, बीजेपी की जो महापौर बनी है। तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इस कारण 5 साल तक पूरा उलझाव हुआ, दोनों के बीच में विवाद होता रहा 5 साल तक। और यहाँ पर क्या था, हमारे जो विधायक महोदय है वो भी क्या है, कांग्रेस के हैं। तो कहीं अगर कार्यक्रम हो रहा है तो समस्या हो जाता था, किसको बुलाए, पार्षद को बुलाए कि महापौर को बुलाए कि विधायक को बुलाए, क्योंकि सबसे छोटा पोस्ट और सबसे बड़े पोस्ट में तो कांग्रेस है और बीच में बीजेपी है, और नहीं बुलाए तो मुश्किल हो जाता था, धरना प्रदर्शन हो। ये स्थिति मतलब बहुत विकट स्थिति हो गई थी। इसी कारण हमारे यहाँ का जो व्यवस्था ये किया गया कि हम लोग पार्षद चुनेंगे, और ये पार्षद लोग अपने बीच से ही किसी को महापौर और सभापति चुनेंगे। जैसे हम लोग सांसद चुनते हैं लोकसभा के, और यही लोकसभा के सांसद लोग अपने बीच से किसी को प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, पूरा मंत्रिपरिषद को चुनते हैं। वैसे क्या करेंगे, हम लोग जो है पार्षद चुनेंगे, और ये पार्षद जो हमारे बिरगांव में 40 वार्ड है, 40 वार्ड के पार्षद आपस में मिल करके जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होगा उसको क्या कर देंगे, वो लोग महापौर चुन लेंगे। ठीक है, तो ये, तो चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर समय हो गया है, बंद कर लो।